नमस्कार। HPRCA के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्जाम हैं, उनके लिए हमने एक अलग से सीरीज़ चलाई है जिसको हमने जो है वो अभ्यास HPRCA करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज़ में उन सभी क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया जाता है जो कि ऑफिशियल सिलेबस में जो है वो मेंशन किए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया जाता है तो डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। तो इस सीरीज़ का ये 20 नंबर पार्ट है आज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोलते हैं विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिवेशंस एंड वॉमिटिंग। तो बोलते हैं कि मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा होता है जिसमें रक्तचाप, लार और उल्टी सहित जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, इसके अलग अलग पार्ट हैं और इसमें एक पार्ट आता है जिसको जो है वो मेडुला बोलते हैं। ये हिंड ब्रेन में जो है वो होता है। मेडुला जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका जो है वो हार्ट रेट को भी ये जो है वो करेगा, आपका रेगुलेट करेगा, जो इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग होती है उसको करेगा, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करेगा, उसी तरह जो है वो वॉमिटिंग वगैरह जो होती है उन सब चीज़ों को ये देखता है। यहीं से जो है वो एक्शन जो है वो ब्रेन देता है। तो हिंड ब्रेन में जो है ये मेडुला पार्ट होता है, उससे ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। ये आप ह्यूमन ब्रेन यहाँ पर देख रहे हैं मैप में, और ह्यूमन ब्रेन जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये अलग अलग पार्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का ये पोर्शन है यहाँ पर, और इसमें ना यहाँ पर एक पॉन्स आता है, एक सेरिबुलम आता है और एक मेडुला आता है। ये मेडुला हम अभी पढ़ रहे थे जहाँ से ये वॉमिटिंग वगैरह, हार्ट रेट वगैरह वो सब चीज़ें जो है वो पता चलती हैं कि ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, वो चीज़ें हो गई, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हो गई। ऐसे ही ना अलग अलग पार्ट जो ब्रेन के हैं उनका क्या क्या काम है वो भी हम जानते हैं। यहाँ पर ना सेरिबुलम लिखा गया है। सेरिबुलम पार्ट का क्या पार्ट है, सेरिबुलम जो पार्ट है उसका क्या काम है? ये बॉडी के पोस्चर वगैरह को मेंटेन करने के लिए जो है वो काम में जो है वो आता है। ये बॉडी के जो पोस्चर बनते हैं अलग अलग, उनके लिए जो है वो काम आता है। यहाँ पर आप मिड ब्रेन जो है वो देख रहे हैं। मिड ब्रेन को जो है वो ये क्या काम करता है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये मिड ब्रेन जो है ना, ये जो तो आपकी देखने की जानकारी होती है, सुनने की कोई भी जानकारी होती है, उसको जो है ये संसाधित करता है, मतलब उसको जो है वो एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो पहुंचा देता है। ठीक है, ये मिड ब्रेन का जो है वो काम होता है। वैसे ही जो है वो यहाँ पर सेरिब्रम, ये जो पार्ट है ना, सेरिब्रम पार्ट, ये क्या करता है? अगर सेरिब्रम पार्ट की हम बात करते हैं तो ये जो थिंकिंग होती है, इंटेलिजेंस होती है, मेमोरी होती है, किसी चीज़ को लर्न करने का जो एक्सपीरियंस एबिलिटी होती है, वो उन चीज़ों के लिए काम करता है। जो रीजनिंग वगैरह, नॉलेज वगैरह आप रखते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, वो सेरिब्रम पार्ट जो है वो करता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 4 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन हमने पढ़ लिया, सेरिब्लम हमने पढ़ा और सेरिब्रम भी हमने पढ़ा। एक बेलम है, सेरिबेलम, और एक सेरिब्रम है। उनके बारे में दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है आपने और याद भी रखना है। इतना सा काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ फ्लावर, जिसको रोज भी बोलते हैं अपीयर्स रेड इन सनलाइट, विच कलर वुड इट अपीयर इन ग्रीन लाइट। देखिए, अगर बोलते हैं कि एक फूल, गुलाब जो है वो सूरज की रोशनी में लाल दिखाई देता है, तो हरे रंग की रोशनी में ये कौन सा रंग जो है वो इसका दिखाई देगा? देखिए, फूल जो है अगर उसके ऊपर ग्रीन लाइट पड़ती है तो वो ब्लैक कलर का जो है वो दिखाई देगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो गया। जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या करता है, वो रेड लाइट को, जो वेवलेंथ है, रेड वेवलेंथ, उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और बाकी की चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बाकी की जो लाइट्स हैं उनको एब्जॉर्ब, कलर जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड कलर वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और रेड कलर का वो दिखाई देगा। परंतु जब उसके ऊपर ग्रीन लाइट पड़ेगी तब क्या होगा, तब ये जो है वो ब्लैक कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जब ग्रीन लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ से वो ब्लैक कलर का जो है वो दिखाई देने लगेगा। वो रेड कलर का भी नहीं दिखाई देगा, वो ग्रीन कलर का भी नहीं दिखाएगा, वो ब्लैक कलर का दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कलर बचता है ब्लैक, वहाँ से वो ब्लैक कलर को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा और ब्लैक कलर का वो दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, अगर पूछे गए तो ऐसा ही पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, जैसे देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में पढ़ रहा था कि उसमें पूछा गया था कि जो पेड़ की होती हैं वो जड़ें होती हैं, जड़ें क्यों उसकी होती हैं? हर एक पेड़ की आपने देखा होगा रूट्स होती हैं मैक्सिमम पेड्स की, तो रूट्स क्यों होती हैं? रूट्स होने के पीछे का रीज़न ये है कि वो रूट्स से जो है वो बहुत सारी चीज़ें धरती से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रूट्स होती हैं, न्यूट्रिशन वगैरह वहाँ से उनको मिल जाते हैं, रूट्स वो काम जो है वो सारा कर देती हैं।
और रूट होने के पीछे का एक और रीज़न है कि वो धरती में अपनी मिट्टी में अपनी पकड़ बना के रखते हैं, जिससे पेड़ गिरता नहीं है। अगर रूट्स होंगी नहीं, पेड़ ऊपर ऊपर ही होगा तो वो तो गिर जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये रीजनिंग जैसी, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन बोलते हैं फ्रॉम विच हड़प्पन साइट वॉज द डांसिंग गर्ल अ ब्रॉन्ज फिगर डिस्कवर। तो बोलते हैं कि डांसिंग गर्ल की जो फिगर मिली थी, जो एक नाचती हुई कांसे की मूर्ति, नाचती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति मिली थी, वो किस हड़प्पन साइट से जो था वो मिली थी। तो हमने जो है वो पढ़ रखा है, ये पहले हमने जो है वो मोहनजोदड़ो साइट जो है वो पढ़ रखी है। मोहनजोदड़ो साइट से ये मिली थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, अगर हम हड़प्पन साइट्स के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग हड़प्पन साइट्स जो है वो आती हैं और हर एक का अपना अपना काम है। जैसे कि हम मोहनजोदड़ो की ही सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर मृतकों का टिल्ला देखने को मिला। यहाँ पर जो है वो कांसे की एक नगन नर्तकी की मूर्ति जो है वो मिलती है। यहाँ पर पशुपति के अंकन की मुहर जो है वो मिलती है, जो स्टैंप होती है पशुपति के अंकन की, वो मिली यहाँ पर। और ये जो मोहनजोदड़ो साइट थी ये पाकिस्तान में अभी पड़ती है और ये जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो है वो आती है। इसकी खोज जो था वो रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में सबसे पहले जो था वो की गई थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं तो हड़प्पन साइट भी आती है, ये भी पाकिस्तान में ही आती है और ये रावी नदी के किनारे आती है और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा जो था वो की गई थी। वैसे ही अगर हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल इंडिया में ही आता है। लोथल ये साइट जो है वो गुजरात में आती है और ये जो है वो 1957 में डिस्कवर की गई थी। रंगनाथ राव के द्वारा जो था वो इसको डिस्कवर किया गया था। इस बात यहाँ की खास बात क्या थी, यहाँ पर धान की खेती के अवशेष देखने को मिले लोथल में। यहाँ पर जो है वो बंदरगाह टाइप में देखने को मिली। और धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं कि धौलावीरा जो है वो कहाँ पर आती है, तो ये भी गुजरात में आती है, गुजरात के कच्छ में ये आती है। और 1959 में इसकी खोज बी लाल के द्वारा की गई और कुछ एक डिस्कवरीज इसके ऊपर 1990 में भी की गई थी, वो RS बिस्ट के द्वारा जो था वो की गई थी। धौलावीरा में जो है पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिली थी और यहाँ पर खेल का मैदान जिसको स्टेडियम बोलते हैं वो भी जो था वो देखने को मिला था। तो ये आपने हड़प्पन साइट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले ली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। तो बोलते हैं ये जो गुप्त साम्राज्य था इसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो क्या थी। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो था वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो संस्कृत हुआ करती थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, संस्कृत इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो श्रीगुप्त से ये स्टार्ट होती है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम भी आते हैं, ये सबसे शक्तिशाली या फिर सबसे पहले शासक भी इनको कहा गया कहीं कहीं पर। और कहा जाता है कि गुप्त वंश का जो गुप्त संवत एक स्टार्ट किया गया था वो चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम से ही जो था वो स्टार्ट किया गया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो था वो समुद्रगुप्त आए और समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो था वो V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि भी जो था वो धारण करके रखी थी। कविराज की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। और बाकी चंद्रगुप्त सेकंड आता है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में अलग अलग कवि थे। कालिदास था, धन्वंतरी थे, विताल भट्ट थे, वरामहीर थे, वररुचि थे, अमर सिंह थे। इस तरह के नवरत्न इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ करते थे। और कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि नवरत्न किसके शासनकाल के दौरान हुआ करते थे, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो फाहियान के द्वारा भारत की यात्रा भी जो था वो की गई थी। अगर हम कुमारगुप्त की बात करते हैं तो कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। और उसका स्कंदगुप्त भी आए। स्कंदगुप्त के बाद जो था वो गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम शासक गुप्त वंश के कौन आए थे, वो विष्णुगुप्त तृतीय जो था वो आए थे। विष्णुगुप्त तीसरे नंबर के ये जो था ये गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। तो इतना सब जो आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लिया, इतना काफ़ी है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी, ये भी पता चला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बोलते हैं द वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन मार्च 21 की जो वसंत विषुव होता है ये मार्च 21 को जो है वो आता है। मार्च महीने की 21 तारीख को जो है ये वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो आता है। और बोलते हैं ऑन इक्विनॉक्स द सन डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर की ये जो इक्विनॉक्स होता है जिसको विषुव बोलते हैं, इस दिन क्या होता है कि सूर्य जो है वो सीधे भूमध्य रेखा पर जो है उस सिर के ऊपर जो है वो होता है, ये यहाँ पर होता है। और तीसरे में बोलते हैं द चेंजेस इन द डे लेंथ ऑन इक्विनॉक्स रिजल्ट फ्रॉम द चेंजेस इन द टिल्ट ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। तो बोलते हैं विषुव
पर दिन की लंबाई में परिवर्तन सूर्य के संबंध में पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है वो होता है कि इसमें जो चेंजेस होते हैं डे लेंथ में इक्विनोक्स में, वो कैसे होते हैं, वो जो है वो होते हैं कि जो अर्थ की टिल्टनेस है सन के रिस्पेक्ट में, उसके कारण जो है वो होते हैं। जो अर्थ टिल्टेड है थोड़ी सी सन के रिस्पेक्ट में, उसके कारण जो है वो होते हैं। हम पहली स्टेटमेंट से ही जो है वो जानना स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहली स्टेटमेंट से ही जानना स्टार्ट करें कि जो इक्विनोक्स होता है ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम इक्विनोक्स की बात करते हैं तो इक्विनोक्स उसको बोलते हैं जहाँ पर दिन और रात जो है वो बराबर जो है वो होते हैं। डे एंड नाइट जब इक्वल होते हैं तो उसको इक्विनोक्स बोलते हैं। एक वर्नल इक्विनोक्स आता है जो कि मार्च 21 को ही आता है, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई थी। एक और इक्विनोक्स आता है जिसको ऑटोमिनल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AUTUMNAL इक्विनोक्स जो है वो बोलते हैं। ये जो है वो सितंबर महीने की 23 तारीख को आता है। अभी सितंबर महीना है तो इस महीने जो है ये आएगा। अगर हम इक्विनोक्स की बात करते हैं तो बोलते हैं सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्विनोक्स, की विषुव पर सूर्य जो है वो सीधे भूमध्य रेखा के सर के ऊपर जो है वो होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। इक्विनोक्स को जो है वो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर, ये बात सही है। आगे बोलते हैं चेंजेस इन द डे लेंथ ऑन इक्विनोक्स रिजल्ट फ्रॉम द चेंजेस इन द टिल्ट ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। तो बोलते हैं कि चेंजेस इन द डे लेंथ, जो डे की लेंथ होती है उसमें जो इक्विनोक्स में डे की लेंथ होती है उसमें जो है, तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी गई है। जो डे लेंथ में चेंजेस होते हैं इक्विनोक्स में वो किसके कारण होते हैं, वो होते हैं जो टिल्ट ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो झुकाव है सन की ओर, उसके कारण जो है वो होते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही लिखी गई हैं, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही बातें सही हैं। इक्विनोक्स के बारे में जानकारी मिल गई कि कब होता है, ये पता चल गया। बाकी आपने जान लिया कि इक्विनोक्स में जो है वो क्या चीज़ें जो है वो होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो चेंज होता है डे में वो कैसे होता है, इक्विनोक्स जो है वो कब जो होता है, तो सन डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ द इक्वेटर होता है। वो सब बेसिक चीज़ें जान ली, ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के पेपर 1 के लिए या फिर अपकमिंग और एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो आप स्टडी कर रहे हैं TGT JBT पेपर 1 के लिए उसको एक प्रॉपर शेप मिले, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जो है टाइमली ज्वाइन करके जो है अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं, अपनी कमियों को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि ये कमियां हो रही हैं, उनको इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे इंश्योर हो पाएगा कि आपको मेरिट में एक प्रॉपर रैंक मिले और आप जो है वो मेरिट में एक प्रॉपर रैंक लाकर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकें। और अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो बोलते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को जो है वो कौन सा अलग करता है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को जो है वो कौन सेपरेट करता है, देखिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रेट्स जो हैं वो आती हैं। वैसे ही हमारे पास एक कुक स्ट्रेट भी आती है। ये कुक स्ट्रेट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को, ये आपने यहाँ से नोट करना है। ये जो कुक करके एक स्ट्रेट आती है ये जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेट्स की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हम स्ट्रेट पढ़ते हैं वो कौन कौन सी पढ़ते हैं, एक हम सुंडा स्ट्रेट जो है वो पढ़ते हैं। सुंडा स्ट्रेट किसको किससे अलग करती है, ये जावा सी और इंडियन ओशन को अलग करती है, आती ये इंडोनेशिया में है। एक हमारे पास पाक स्ट्रेट आती है जो चर्चा में भी रहती है। पाक स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका के साथ जो है वो इंडिया शेयर करता है और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन ये जो है उसे इन बॉडीज को जो है वो ज्वाइन करती है। मलाका स्ट्रेट एक आती है। मलाका स्ट्रेट की अगर आप बात करेंगे कि ये स्ट्रेट जो है किस किस को आपस में ज्वाइन करती है, तो ये जावा सी और बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है। इंडिया और इंडोनेशिया को जो है वो आपस में ये ज्वाइन करेगी या फिर इन एरियाज को जो है वो कवर करती है। एक डोवर स्ट्रेट जो है वो आती है। ये डोवर स्ट्रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डोवर स्ट्रेट जो है नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जो है ज्वाइन करती है। इंग्लैंड और यूरोप में जो है ये आती है। एक बेरिंग स्ट्रेट आती है जो कि आर्कटिक सी और बेरिंग सी को जो है वो ज्वाइन करती है। अलास्का और एशिया में जो है वो इसकी लोकेशन है। तो इतना सब आपने स्टेट्स के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो बोलते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो आते हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रहता है। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और यहाँ से ना अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 11 नेशनल पार्क जो हैं वो आते हैं। कितने? 11 नेशनल पार्क जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। अभी जो 11 नेशनल पार्क यहाँ पर आते हैं ये कौन कौन से नेशनल पार्क हैं
और इसके अलावा हम नेशनल पार्क के बारे में जो है वो क्या क्या जो है वो पढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क आते हैं उसमें जो है वो एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क आता है, वहाँ पर एक फॉसिल नेशनल पार्क अलग से आता है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क आता है, पन्ना नेशनल पार्क आता है, संजय नेशनल पार्क आता है, सतपुरा नेशनल पार्क आता है, वन विहार नेशनल पार्क आता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क वहाँ पर आता है, ये जो है वो यहाँ पर आता है, डायनासोर कर जो नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह के नेशनल पार्क आते हैं। 11 के 11 याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, जो मेन है जैसे कि बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, माधव हो गया, पन्ना हो गया, संजय हो गया, वन विहार हो गया, सतपुरा हो गया, ये नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। तो इन नेशनल पार्क के तो लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं सिंपलीफाल नेशनल पार्क, हम पढ़ते हैं ये उड़ीसा में जो है वो आता है, ये किसी और स्टेट का है, उड़ीसा स्टेट का ये है। घाना नेशनल पार्क पढ़ते हैं, ये राजस्थान स्टेट में जो है वो आता है। दुधवा नेशनल पार्क पढ़ते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, वो उत्तराखंड में जो है वो आता है। जाल धापड़ा नेशनल पार्क आता है, वो वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व करके आते हैं, वो वेस्ट बंगाल में जो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो आते हैं। और गिर फॉरेस्ट या फिर गिर नेशनल पार्क हमारे पास आता है, वो गुजरात में जो है वो आता है। नामधापा नेशनल पार्क आता है, वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। खजीरंगा नेशनल पार्क आता है, वो असम में जो है वो आता है। तो ये सारे नेशनल पार्क हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। कई बार इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है, कई बार ये मैच करने को दे देते हैं। कुछ भी क्वेश्चन बने आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि हमें जो है वो क्वेश्चन सही करने से मतलब है, नंबर लेने से मतलब है, चाहे वो कैसे भी लिया जाए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी इज करेक्ट। तो बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनमें से करेक्ट है। अगर हम PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं तो पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, कि इसमें 15 मेंबर लोकसभा से 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। दूसरे में बोलते हैं इट कंसिस्ट 20 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, कि 20 जो है वो लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। बोलते हैं द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज 5 ईयर, कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य जो होते हैं उनका जो है वो टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, 5 साल का जो है वो उनका कार्यकाल जो है वो होता है। और दूसरे में बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। देखिए सबसे लास्ट स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं होते हैं। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसके चेयरमैन जो दस्ते इसके होते हैं उनमें से ही किसी एक को बनाया जाता है, और इसके जो चेयरमैन बनाए जाते हैं वो जो है स्पीकर के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बोलते हैं द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज 5 ईयर। नहीं, 5 ईयर इनका टर्म नहीं होता। जो मेंबर इसमें इलेक्ट किए जाते हैं इस कमेटी में वो हर साल जो है वो इलेक्ट जो है वो किए जाते हैं, एवरी ईयर जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाती है। बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर फ्रॉम लोकसभा, नहीं, लोकसभा में जो है ये 15 मेंबर यहाँ से जाते हैं इस कमेटी के लिए, लोकसभा से 15 मेंबर जाएंगे और राज्यसभा से 7 मेंबर जाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाती है कि इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, और टोटल ये 22 मेंबर जो है वो कंसिस्ट कमेटी जो है वो करती है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी 1921 में। 1921 में इस कमेटी को जो है वो सेटअप जो था वो किया गया था इसका। ठीक है जी, 1921 में इसका सेटअप किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो था वो इसका सेटअप जो था वो किया गया था। हमने जान लिया कि 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो मेंबर इसके होते हैं वहीं से चेयरमैन बन जाते हैं। हर साल ये कमेटी के सदस्य जो है वो नए बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस कमेटी के बारे में, पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस्ड टू दी। देखो स्पीकर को ही रिमूव करने का रेजोल्यूशन जो है वो चल पड़ा। बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को पद से हटाने के लिए किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली जो संकल्प होता है, रेजोल्यूशन होता है, उसकी सूचना किसे संबोधित होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं ना लोकसभा की, तो लोकसभा में सबसे बड़ा जो कोई होता है वो स्पीकर ही होता है। और स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर को वही लोकसभा के सदस्य जो है वो अपॉइंट करते हैं जो लोकसभा में चुनकर गए होते हैं। अब लोकसभा के स्पीकर को ही हटाना है तो कहाँ पर वो जाएगा? तो जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होते हैं ना वो करेंगे, उसके पास जो है वो रेजोल्यूशन जाएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा के पास, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है वो उस मामले को जो है वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर प्रॉपर वे में जो है वो काम होगा। ठीक है, तो पता चल गया ना कि स्पीकर को रिमूव करना है। अगर स्पीकर खुद ही रिजाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? अगर स्पीकर चाहते हैं कि उन्होंने खुद ही रिजाइन करना है तो वो रिजाइन करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपना रेजिग्नेशन लिखेंगे और वो जाकर सौंप देंगे उस रेजिग्नेशन को डेप्यूटी स्पीकर को, वो डेप्यूटी स्पीकर के पास जाकर सौंप देंगे। ठीक है जी, तो ये आपको स्पीकर के बारे में भी जो है वो जानकारी जो है वो
मिल गई। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की, तो लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाने वाली जो सूचना है वो जो है वो जो महासचिव होते हैं लोकसभा के, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उनको देनी होती है। और आर्टिकल 94 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन द्वारा ही जो है वो पद से हटाया जा सकता है। और इसमें जो है ये ज़रूरी है कि 14 दिन पूर्व सूचना जो है वो देनी चाहिए। 14 दिन पूर्व सूचना जो है वो देनी है और ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 94 भी आपने ध्यान रखना है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्पीकर भी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा भी ध्यान रखने हैं। स्पीकर ने खुद रिजाइन करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं द टेन्योर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इज फ्रॉम, तो बोलते हैं कि 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन जो है वो कब से लेकर कब तक जो है वो चलेगा। अगर हम 16th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, इसके चेयरमैन कौन थे, तो इसके चेयरमैन जो था वो अरविंद पनघड़िया थे और इसको जो था वो 2023 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट जो था वो किया गया था। जो डॉक्टर पनघड़िया थे, अरविंद पनघड़िया, ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन हुआ करते थे नीति आयोग के और इनको जो था वो अभी 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसका जो टेन्योर स्टार्ट होना है वो 2026 से 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होना है और ये टेन्योर जो है वो 31 मार्च 2031 तक जो है वो चलेगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन को ही कौन अपॉइंट करता है? अगर बात पूछ ली जाए फाइनेंस कमीशन के बारे में ही कि फाइनेंस कमीशन को ही कौन अपॉइंट करता है, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 280 जो है वो आता है। आर्टिकल नंबर 280 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है वो कब एस्टेब्लाइज किया जाता है, तो एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये अपॉइंट किया जाता है। अभी देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये 5 साल तक जो है वो रहेगा। और इससे पहले ये बना दिया गया था, इसने अपने रिकमेंडेशन वगैरह पूरी तरह से सौंप दी जाकर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। इसके चेयरमैन वगैरह बनाए गए थे। अब उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनेंस कमीशन का भी क्लियर हो यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास आपको पता है हमने इंग्लिश के क्वेश्चन भी सीरीज में ऐड की है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट ईडीएम। तो यहाँ पर अंडरलाइन ये है किया हुआ, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा भी गया है मेक इट अ डे। तो बोलते हैं आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट द एम्प्लॉय मेक इट अ डे। तो मेक इट अ डे एक ईडीएम है, इसका मतलब क्या होता है? बोलते हैं आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट जो असाइनमेंट थी उसको खत्म करने के बाद द एम्प्लॉय मेक इट अ डे। मेक इट अ डे का मतलब यहाँ पर हुआ कि कोई भी एक्टिविटी जो चली हुई है ना उसको पूरे टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक चलाना। कॉल इट अ डे इसका हो जाएगा। ठीक है, कॉल इट अ डे इसको बोल देंगे। कंसीडर इट अ डे नहीं होगा, स्टॉप इट अ डे नहीं होगा, रिंग इट अ डे नहीं होगा, कॉल इट अ डे हो जाएगा। मतलब ऐसी एक्टिविटी करनी की जो कंबाइंड वे में चलेगी और लंबे समय यानी कि लॉन्गर वे में जो है वो चलेगी, तो कॉल इट अ डे ये इसका हो जाएगा। अगला यहाँ पर बोलते हैं टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अरविंद सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो बोलते हैं कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अरविंद सेड आई एम वेरी बिजी, तो इसका हो जाएगा अरविंद सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। ठीक है, ही वॉज वेरी बिजी देन, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो आसान था। आगे बोलते हैं द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे, कि पोस्टमैन जो है वो दिन में 2 बार आता है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद डजंट इट हो जाएगा, क्या वो नहीं आता है, तो डजंट इट ही आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका है, डजंट इट ही यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोलते हैं द मीनिंग ऑफ द नोवाइस। तो नोवाइस होता क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए, इसका फिर मीनिंग आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। साइनोनियम जैसे पूछे जाते हैं जस्ट लाइक वैसे ही जो है ये पूछा गया है। नोवाइस एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जो नौसिखिया टाइप में है, जो नया है, शुरू करने वाला, मतलब जो नौसिखिया टाइप है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नोवाइस लेविस तो नहीं होगा, मीगर भी नहीं होगा। मीगर का मतलब होता है तुच्छ टाइप में, सूखा, थोड़ा सा, ऐसे इसका मतलब हो जाता है, ये भी नहीं होगा। सेल्वेशन भी नहीं होगा। सेल्वेशन का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। सेल्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष को, मुक्ति को, वो भी नहीं होगा। बिगनर इसका मतलब जो है वो हो जाएगा, बिगनर मतलब जो शुरुआती है नौसिखिया टाइप में, उसका मिलता जुलता मतलब नोवाइस का आ जाएगा। आगे बोलते हैं आई डिडंट वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन बट आई हियर्ड इट डैश द रेडियो। रेडियो के बाद, रेडियो के ऊपर जब बात सुनी गई तो आई हियर्ड इट ऑन द रेडियो हो जाएगा। इन रेडियो के अंदर तो बात नहीं सुनी, बाई उसके द्वारा भी नहीं सुनी गई, विद उसके साथ भी नहीं सुनी गई, ऑन सुनी गई। ठीक है, रेडियो पर बात सुनी गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पैसिव फॉर्म ही इशूड द
ऑर्डर। तो ही इशूड द ऑर्डर को पैसिव, इसके पैसिव फॉर्म बतानी है आपको। अगर इस बात करते हैं कि इसकी पैसिव फॉर्म जो है वो क्या होगी, तो हो जाएगी द ऑर्डर्स वर इशूड बाय हिम। द ऑर्डर्स वर इशूड बाय हिम, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं द एक्स प्राइम मिनिस्टर एक्सचेंज्ड सम रिमाइंसेस विद हिज फॉर्मर आइड्स, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वो उसको ब्रैकेट में लिखा गया है रेमिनिस कर कर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है याद दिला लेना, स्मरण करना, ये इसका मतलब जो है वो होता है। क्लोजेस्ट मीनिंग इसका बताना है, तो यहाँ पर जो है थॉट दिया गया है, कमेंट्स दिया गया है, एनेक्डोट्स दिया गया है, रिकलेक्शंस जो है वो दिया गया है। तो इसका सिमिलर जो मिलता जुलता मतलब आ जाएगा वो क्या जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो रिकलेक्शन जो है वो इसका आ जाएगा, रिकलेक्शंस, ऑप्शन डी सही आंसर है। रिकलेक्शन का मतलब होता है अभिज्ञान, याद, स्मरण शक्ति, स्मरण करना, यही सब इसका मतलब भी रिकलेक्शन का जो है वो होता है। आगे बोलते हैं यहाँ पर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो बोलते हैं डिड सी आस्क यू टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इसकी जो है वो आपको पैसिव वॉइस जो है वो चुननी है। तो इसकी हो जाएगी वर यू आस्क्ड बाय हर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वर यू आस्क्ड बाय हर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले में बोलते हैं यहाँ पर इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले दिया गया है सी वॉन्डर्ड इफ द रिपोर्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो करेक्ट लग रहा है, यहाँ पर वॉन्डर्ड थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल की गई है, हैड बीन भी है। अगर दूसरे में देखेंगे तो सी वॉन्डर्ड इफ हैड बीन हैड द रिपोर्ट, तो हैड द रिपोर्ट ये कुछ सही नहीं लग रहा, ये गलत है। बोलते हैं सी वॉन्डर्ड इफ द रिपोर्ट हैड कंप्लीटली, हैड के साथ कुछ और भी लगना था, ये भी गलत है। बोलते हैं सी वॉन्डर्ड इफ हैड बीन कंप्लीटेड, ये भी गलत हो गया, हैड बीन पहले नहीं आना था, तो ऑप्शन ए ही सही है। सी वॉन्डर्ड इफ द रिपोर्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, ये सही होगा। आगे बोलते हैं इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है यहाँ पर। बोलते हैं सी इज एक्साइटेड अबाउट रिसीविंग द अवार्ड। सी इज एक्साइटेड और रिसीविंग, ये दोनों ही चीजें जो है वो लगाई गई हैं यहाँ पर। बोलते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस चुनना है आपको। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, सी इज एक्साइटेड अबाउट रिसीविंग द अवार्ड, ये सही है। बोलते हैं सी इज एक्साइटेड अबाउट रिसीव द अवार्ड। रिसीव नहीं, रिसीव तो गलत हो गया। सी इज एक्साइटेड अबाउट, सी एक्साइटेड अबाउट ही है, इज यहाँ पर दिया ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। हेल्पिंग वर्ब तो दी ही नहीं है। आगे बोलते हैं सी इज एक्साइटेड टू बी रिसीव्ड द अवार्ड, ये भी गलत दिया गया है। तो इंडिकेट द इनकरेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है, पहला सही दिया गया था वो हमने देख लिया यहाँ पर कि वो सही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो उन कॉन्टिनेंट्स का नाम बताइए जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, दर्पण छवि बनाते हैं। दो कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको बताने हैं कौन से हैं। इसे पिछली वीडियो में हमने डिटेल से ये डिस्कस किया था कि वो कौन से कॉन्टिनेंट है। अभी आप जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।